काश इसका रंग थोड़ा और लाल होता। काश एक साइज बड़ी होती तो जरूर फिट आती। एक चप्पल के साथ दो चप्पल फ्री मिल रही है, ले लेता हूँ। भैया ऐसे ही विचार चलते हैं जब हम फ्लिपकार्ट अमेज़न की सेल देखकर बावरे हो जाते हैं। ना चाह कर भी हम सेंटी होकर इन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और खरीदने को मजबूर कर देता है ये प्लेटफॉर्म। ऐसा ही होता है जब हमारी मुलाकात हमारे फेवरेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हमारे चहीते प्रोडक्ट से हो जाती है। ऐसी ही मेरी मुलाकात मेरी डीप लर्निंग से पहली बार हुई यहीं पर। मैं अपनी फर्स्ट ई कॉमर्स क्लास में क्लासिफाइड टर्म को समझ पाया यहीं पर जाकर। उम्मीद है आप भी समझ पाएंगे इस कहानी से, क्योंकि आज बात होने वाली है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा, जहां हमने बात की थी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग की। तो शुरू करते हैं। शुरू से बात होगी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की डिफरेंट यूज केसेस के माध्यम से। दिवाली हो या नया साल, शॉपिंग का मजा अलग ही होता है। हुआ यूं कि मुझे मेरी सिस्टर के लिए दिवाली गिफ्ट जो खरीदनी थी, सोचा पर्स खरीद लेता हूं। मैं भी कंफ्यूज था, पर्स लिखूं या हैंडबैग। सोचा जूता ही खरीद लेता हूं, स्नीकर सर्च करूं या एथलीट शू। कड़ाके की ठंड है, आउटवियर खरीदूं या कोट। ऐसा ही होता है जब हम किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और करने लगते हैं सर्च, क्योंकि हर बार हर इंसान अलग अलग शब्द लिखकर सर्च करता है और इन तरह के सर्चों को हमारा सर्च इंजन कस्टमर को आउटपुट देता है, वो भी सिफर, क्योंकि हर बार बात होती है अलग अलग अल्टरनेटिव वर्ड्स की और सिनोनियम टाइप के वर्ड की। इसी तरह के आउटपुट को हम डिस्क्रीट आउटपुट भी कहते हैं। यहीं जाकर हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज करना होता है और मशीन को ट्रेन करना होता है, ताकि मशीन सुपरवाइज लेबल डेटा की हेल्प लेकर सही डिस्क्रीट आउटपुट कस्टमर को दे दे। इसलिए उपयोग में लिया जाता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। और तो और हर कस्टमर की क्वालिटी आउटपुट की डिमांड होती है, जिसे मशीन लर्निंग में प्रिसिशन भी कहा जाता है। और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी मिल जाए तो क्या ही बात, मतलब चॉइस भी चाहिए। और इसी तरह के रिजल्ट को हम कहते हैं रिकॉल मशीन लर्निंग की टर्म में। यहीं पे डेटा साइंटिस्ट हमेशा प्रिसिजन पर जोर देते हैं, प्रिसिशन पे जोर देते हैं, ताकि कस्टमर को सही आउटपुट मिले। मेरी भी कोशिश है कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन पे जोर दूं। आज गला थोड़ा खराब है, इसलिए हो सकता है कि बातें थोड़ी बिगड़े, लेकिन कोशिश है कि आपके पास कम समय में अच्छा आउटपुट मिले। हाँ, मशीन भी हर इंडिविजुअल और अदर इंडिविजुअल्स के हिस्टोरिकल बिहेवियर से प्रोबेबिलिटी निकालती है और कस्टमर को वही रिकमेंड किया जाए, क्या उसे प्रोडक्ट चाहिए, किस प्रोडक्ट को खरीदने की उसकी संभावना अधिक होगी, यह सब ढूंढने की कोशिश करती है मशीन लर्निंग। अब मन में सवाल आता है, कैसे काम करता है ये क्लासिफिकेशन? चलो समझते हैं क्लासिफिकेशन टर्म को, क्लासिफायर को और क्लासिफिकेशन मॉडल को। जब कोई यूजर ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाता है, कुछ हमारे जैसा विंडो शॉपिंग करने के लिए और कुछ आप जैसा रियल बायर जो खरीदना चाहता है प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कस्टमर को इन दो लेबल के आधार पर क्लासिफाई करता है। पहला स्टेप में वो जानने की कोशिश करता है यूजर का मकसद, यानी कि यूजर का मूड समझने की। क्या सिर्फ ब्राउज करने आया है या विंडो शॉपिंग करेगा या कुछ खरीद भी लेगा? वैसे मूलतः 6 तरह के एक्शन ले सकता है यूजर। पहला, या तो वो पेज खोलेगा और कुछ देखना चाहेगा। दूसरा, प्रोडक्ट पेज की डिटेल देखेगा और प्रोडक्ट पेज डिटेल पसंद आ गई तो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लेगा, और मूड अगर बदल गया तो प्रोडक्ट को रिमूव भी कर डालेगा, और अच्छा लग गया तो क्यों ना कर डालेगा वो परचेस। और कई बार कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो ऑप्शंस और सर्च करना चाहते हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ टाइप, तो हो सकता है कि हम ज्यादा सर्च करें। इन्हीं सेशंस के माध्यम से, इन्हीं सेशन से हम समझ पाते हैं कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है। यूजर या तो खाली बैठा है, हो सकता है मैक्सिमम 30 मिनट तक वो ब्राउजर पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहा है। इन्हीं सेशंस के आधार पर हम क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं अब सिर्फ परचेस सिनेरियो की, क्योंकि मेन बात है सेल की।
यहाँ दो प्रकार के सेशंस होंगे। एक परचेस सेशन जब कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेगा, और दूसरा नॉन परचेस सेशन जब कस्टमर कुछ भी नहीं खरीदता है। अब मशीन लर्निंग के लिए चैलेंजिंग होता है कि कस्टमर को क्लासिफाई तो करना है इन दोनों क्लासेस के अनुसार, जो क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही काम आता है हमारा क्लासिफायर। अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। आपने सुना होगा नाम KNN, जो ऐसा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जो अपने प्रेडिक्शंस को नए डेटा के आधार पर करता है, जो कि ट्रेन डेटा सेट के करीब करीब एक जैसे इंस्टांसेस वाले पड़ोस के आउटपुट्स को देखता है और उन डेटा पॉइंट्स के आधार पर आउटपुट को समराइज करने की कोशिश करता है। इसलिए हम इसे कहते हैं के नियरेस्ट नेबर। कहा जाता है इसी के आधार पर प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए भी हम यूजर को बताते हैं। ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के अंदर KNN क्लासिफिकेशन के आधार पर ही हम कस्टमर के परचेसिंग स्वभाव, कस्टमर के एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं। वैसे थोड़ा सा लेजी लर्नर होता है KNN, कुछ मेरी तरह। इट सिंपली स्टोर ट्रेनिंग डेटा एंड वेट फॉर टेस्टिंग डेटा टू प्रेडिक्ट। अब बात करते हैं डिसीजन ट्री की। जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूजर को बताना होगा कि अरे ऑफिस पार्टी है, तो आपको कौन सा आउटपुट पहनना होगा, मतलब कौन सा आउटफिट पहनना होगा, गला नासाज है। डिसीजन ट्री अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही मदद करेगा और बता देगा कि ऑफिस पार्टी में आप किस तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ हर नोड इंडिविजुअल सिंगल इनपुट को प्रेजेंट करता है और वहीं लीफ नोड ट्री में आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए उपयोग में लाता है। वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब उपयोग में लाया जाता है जब हमारा टारगेट आउटपुट वेरिएबल या फिर कैटेगोरियल या फिर दो या दो से अधिक लेवल वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर डिटेक्शन, मेल या फीमेल, हार या जीत, हाँ या ना। यहां इस्तेमाल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अंग्रेजी में कुछ ऐसा बोलते हैं, In this algorithm, machine learning uses one or more independent variable to predict outcome that can be true or false. It only works when output variable is binary. हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मुझे ना Spotify कस्टमर केयर से फोन आया और कहा, हमें बताकर बड़ी खुशी हो रही है मिस्टर अमित, आपके पॉडकास्ट टेक स्टोरीज बड़ा ही परफॉर्मिंग कर रहा है, शानदार, मतलब हो रही है उसकी प्रशंसा, और हम करना चाहते हैं एक एप्रिसिएशन ईमेल से आपका स्वागत। मैं भी बड़ा खुश हुआ। आई एम लाइक, ये कब हुआ? अमित ने थोड़ी देर बाद अपना ईमेल देखा और देखा ईमेल तो नहीं आया है। सोचा हो सकता है कोई स्पैम कॉल होगा, क्योंकि ऐसे खुशखबरियां अमित को मिलती थोड़ी कम है। तभी वो गया और देखने लगा अपना स्पैम ईमेल फोल्डर, जहां छुपा मिला उसको वो ईमेल। ऐसा ही होता है जब हमारे जरूरी ईमेल्स भी स्पैम में चले जाते हैं, लेकिन दोबारा उस सेंडर ईमेल के साथ ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी डीप लर्निंग क्लासिफाई कर देती है कि कौन सा ईमेल स्पैम होगा और कौन सा नहीं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ नेव बेस्ड एल्गोरिथम प्रोबेबिलिटी के आधार पर। जैसे कि हम प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर देंगे कि प्रोडक्ट इंसान खरीदेगा या नहीं, या फिर हम वेदर को प्रेडिक्ट कर देंगे कि आज मौसम खुशनुमा होने वाला है या बरसात झमाझम, या फिर आपके मेल बॉक्स में जो ईमेल आया है वो स्पैम फोल्डर में डालना है या उसे अनस्पैम या एक्चुअल फोल्डर में डालना है। इस तरह के लर्नर्स को हम कहते हैं ईगर लर्नर। ईगर लर्नर बेसिकली डिसीजन ट्री और नेव बेस्ड ईगर लर्नर संज्ञा में आते हैं, बिकॉज दे टेक मच टाइम फॉर ट्रेनिंग, लेस फॉर प्रेडिक्शन, because they construct their own classification model from training data set। तो बात हो गई है ईगल लर्नर्स की, और शुरू करता हूं अब आपसे बात के बाद अब मुलाकात की बात, क्योंकि जल्दी मिलने वाले हैं हम लोग नए स्टोरीज में, नई कहानियों पे, नई टेक्नोलॉजी पे। नए साल की शुरुआत होने से पहले कुछ करने वाले हैं खास बात। तो क्यों ना आप मेरे हमेशा की तरह पॉडकास्ट को सुने जाएं टेक स्टोरीज पर, गाना पर, और लाइक करें। और अभी तो गाना में भी मैं काफी ट्रेंडिंग पे हूं, तो उम्मीद है कि आप गाना पे जाएं, मुझे फॉलो करें, क्योंकि आपके फॉलो की जरूरत है ताकि वो रिकमेंडेड पॉडकास्ट लिस्ट में आ जाए। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो लेता हूं आपसे विदा। तब तक आप हमेशा की तरह मैसेज करते रहें और
टेक स्टोरीज का आनंद लेता रहें। मिलते हैं यहीं कहीं फिर नए